जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका आपकी एक नई क्लास में। मॉडर्न हिस्ट्री की इस क्लास में दोस्तों हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। आधुनिक भारत में दोस्तों, जैसा कि आपको भी पता है, अगर आपने जीएस के सवालों को हल किया होगा या आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखा होगा तो आपको एक सेक्शन पता है दोस्तों, बहुत ही क्रूशियल है एग्जाम के लिए। वो है पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें, उनके लेखक। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछता है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल पूछे जाते हैं तो ये श्योर है कि इसमें जो है इन सेक्शन से जरूर सवाल पूछता है। कोई ना कोई पत्रिका या उसके संपादक और उसके संपादक के बारे में पूछेगा, पुस्तक और उनके लेखक के बारे में एक न एक सवाल जरूर होता है। तो आज हम वही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, जिसका नाम क्या है? पत्रिकाएं पत्रिकाएं पुस्तकें और उनके लेखक। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम देखेंगे सबसे पहले इनसे जुड़े सवालों को कि कैसे कैसे प्रश्न इनसे पूछे गए हैं और उनका स्तर क्या है। इसके बाद हम सीधे टॉपिक पे आएंगे। आइए दोस्तों, कुछ सवाल देखते हैं इनके। जैसे सवाल पूछा जाएगा, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसका अर्थ होता है वो आदमी जिसने भारत को विभाजित किया, जिसने भारत को बांटा। ठीक है, अब पूछ देगा, सीधे सीधे पूछ देगा, इस पुस्तक के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन में आपको एक सही जवाब पर टिक करना है। तो इसका जो है उत्तर मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, रफीक जकारिया। रफीक जकारिया जो है इसके राइटर हैं। ठीक है, इसी तरह जो है पुस्तकों को पूछता है। अब जैसे पूछेगा पुस्तक और मिलान, दूसरा क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पूछेगा जैसे यहां पुस्तकें हैं और यहां लेखक हैं। ठीक है, अब यहां पुस्तकों का नाम देगा अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, दूसरा दुर्गेश नंदिनी। तीसरा इंडिया विंस फ्रीडम। और चौथा क्या होगा? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक का नाम है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक पुस्तक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 पुस्तकें हैं। इनके सामने लेखक दे देगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चटर्जी, इसके बाद अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम
आजाद और दादा भाई नौरोजी, ऐसे पुस्तकें होंगी और उनके सामने लेखक होंगे। इसमें पूछा जाएगा कि आपको ये बताना है कि कौन सा सुमेलित है या कौन सा सुमेलित नहीं है, यही आपको बताना होगा। ठीक है, अब इसमें जो प्रश्न है, क्वेश्चन है कि इसमें जो इसके सामने जो है जो विकल्प दिया गया है, पुस्तकों के सामने जो विकल्प है लेखकों का, उसमें से एक केवल गलत है, वो आपको पहचानना है। मतलब बाकी 3 सही है, एक गलत है, तो वो एक गलत क्या है? ठीक है, वो एक गलत क्या है दोस्तों? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? अनहैप्पी इंडिया। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न में आपको क्या लग रहा है, कौन सा जो है विकल्प गलत है? अगर हम ध्यान से देखेंगे, हमने पढ़ा है, तो इसमें जो है पहला वाला जो है ये क्या है, हमारा सही उत्तर होगा। मतलब ये सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। अनहैप्पी इंडिया जो है सुमेलित नहीं है। इसमें लिखा है अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है, बाल गंगाधर तिलक इसके लेखक नहीं थे, बल्कि लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय। मतलब अगर हमने लाला लाजपत राय लिख दिया तो ये सारे जो है विकल्प एक दूसरे से मैच करते हैं। अनहैप्पी इंडिया लिखा लाला लाजपत राय ने, दुर्गेश नंदिनी लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम के जो है रचयिता आपको पता होगा। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। ये हमारा सही उत्तर है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों आइए देखते हैं कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कॉमनवेल्थ, और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ठीक है। इन पत्रों का प्रकाशन, कौन करता है दोस्तों? कौन करता है? एनी बेसेंट। कौन करता है? एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट के बारे में आपको थोड़ा सा जानना आवश्यक है। एनी बेसेंट के बारे में हम जानेंगे 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की इन्होंने। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने किसकी स्थापना की? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की, ठीक है। 1898 में। और इसके बाद 1907 में इन्हें थियोसोफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। एक सोसाइटी थी दोस्तों, थियोसोफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया, ठीक है।
थियोसोफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। क्लियर हुआ? 1907 में। ठीक है। अब इन्होंने 1914 में इन पत्रों का प्रकाशन शुरू किया। कब शुरू किया? 1914 में। कॉमनवेल और न्यू इंडिया का। ठीक है, कॉमनवेल और न्यू इंडिया का। ठीक है, तो बस इतना पर्याप्त है, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। तो हमको फिर बहुत डीप में नहीं जाना है। एनी बेसेंट के बारे में हमने पढ़ा ही है, इनका योगदान पढ़ा ही है नेशनल मूवमेंट में। बस हमको थोड़ा सा इनके बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण है वो हमने देख लिया, और किस पत्रिकाओं का इन्होंने प्रकाशन किया वो चीज हमने देख ली। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और ठीक है, एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स मतलब हिस्ट्री होता है, इतिहास होता है, और क्रियाकलाप कहां के? राजस्थान के। ठीक है, इसके लेखक कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। क्लियर हुआ? कर्नल जेम्स टॉड इसके लेखक थे। इसमें इन्होंने क्या लिखा है? इसमें इन्होंने किस चीज पे प्रकाश डाला है? एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में किस चीज में प्रकाश डाला है? तो राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था, राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। ठीक है, राजस्थान की जो सामंतवादी व्यवस्था है उस पे इन्होंने प्रकाश डाला है। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने। ठीक है, बात क्लियर हो गई? बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब देखिए अगले पत्र की बात करेंगे हम। ऐसे एक एक चीजों को हम अच्छे से समझेंगे। द इंडियन सोशलॉजिस्ट, द इंडियन सोशलॉजिस्ट, द इंडियन सोशलॉजिस्ट नामक प्रकाशन, की नींव, इंडियन सोशलॉजिस्ट, द इंडियन सोशलॉजिस्ट की नींव किसने डाली दोस्तों? किसने डाली? ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी नींव डाली। ये क्या थे? भारतीय क्रांतिकारी अधिवक्ता थे। क्रांतिकारी अधिवक्ता एवं पत्रकार। क्रांतिकारी अधिवक्ता थे एवं पत्रकार थे। ठीक है, तो इन्होंने इस प्रकाशन की नींव कहां डाली? लंदन में। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा उन क्रांतिकारियों में से थे जो भारत के बाहर रह के विदेशों में जो है भारतीय क्रांति की मशाल को आगे बढ़ा रहे थे। ये उन पत्रकारों में, अधिवक्ताओं और क्रांतिकारियों में थे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं।
आमार सोनार बंगला, आमार सोनार बंगला, ठीक है, आमार सोनार बांग्ला, ठीक है। इस गीत की रचना कब होती है? वर्ष 1905 में, वर्ष 1905 में रचना होती है, ठीक है। वर्ष 1905 में इसकी रचना होती है, ठीक है। कब? जब बंग भंग आंदोलन हुआ था, बंग भंग आंदोलन के दौरान, बंग भंग आंदोलन के दौरान। और आमार सोनार बंगला, आमार सोनार बंगला की रचना किसने की थी? इस गीत की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, नाथ ठीक है। आमार सोनार बंगला कब रचा गया? 1905 में। इसकी रचना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये कब रचा गया? 1905 में, बंग भंग आंदोलन के दौरान। किस आंदोलन के दौरान दोस्तों? बंग भंग आंदोलन के दौरान, ठीक है। क्लियर? चलिए, क्लियर हुआ? अब इस गीत का जो संगीत है, ठीक है, इस गीत का जो संगीत है, वो संगीत दोस्तों गगन हरकारा, एक गगन हरकारा है। ये नाम गगन हरकारा का है। तो गगन हरकारा के गीत, कौन सा गीत था? कोढ़े पाबो तारे के गीत, कोढ़े पाबो तारे से प्रेरित है। गगन हरकारा के गीत कोढ़े पाबो तारे से इस गीत का संगीत क्या है? प्रेरित है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब ये जो गीत है दोस्तों, आमार सोनार बंगला, ठीक है, इसके बारे में आपको ये भी जानना है कि इस गीत की 10 जो है प्रथम पंक्तियां, इस गीत की जो प्रथम 10 पंक्तियां हैं, प्रथम 10 पंक्तियों को 1972 में बांग्लादेश ने, 1972 में बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत नहीं होगा, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान के रूप में अपना लिया, ठीक है। 10 पंक्तियों को, ये जो आमार सोनार बंगला है, इसकी प्रथम 10 पंक्तियों को 1972 में बांग्लादेश में राष्ट्रीय गान, मतलब नेशनल एंथम के रूप में, राष्ट्रगान के रूप में बांग्लादेश ने स्वीकार किया, अपना लिया, ठीक है। कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप समझिए, ठीक है। मतलब इनका योगदान न केवल भारत के लिए गीत लिखने में है, हमारा राष्ट्रगान लिखने में है, बल्कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है
उसकी जो 10 लाइन जो शुरू की अमार सोनार बंगला की है वहीं से ली गई है। ठीक है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ऐसे जो है ऐसे रचयिता ऐसे विद्वान हमारे देश में पैदा हुए। आइए दोस्तों, इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। अमार सोनार बंगला जो है, अमार सोनार बांग्ला का इस सवाल पूछा गया है अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है। तो अंग्रेजी अनुवाद इस गीत का सईद अली एहसान ने किया है। सईद अली एहसान ने किया है। ठीक है, सईद अली एहसान ने इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक बात और समझ लीजिए, मैं बता ही चुका हूं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो हमारा राष्ट्रगान है दोस्तों, जन गण मन, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। जन गण मन, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अब देखिए राष्ट्रगान की रचना किसने की है? इन्होंने की है। और ये विश्व के पहले ऐसे कवि हैं, विश्व के पहले ऐसे कवि जिनकी रचना पर क्या हुआ है? दो देशों ने राष्ट्रगान अपनाए हैं। एक तो जन गण मन भारत का हो गया, और अमार सोनार बंगला की प्रथम की 10 पंक्तियां ये हो गई बांग्लादेश की, जो उसने 1972 में अपनाई। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, इनके बारे में थोड़ा जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि ये नोबेल प्राइज विनर भी थे और बहुत महत्वपूर्ण हस्ती थे। तो इनको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। इनकी रचना थी गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1913 में। किसके लिए मिला? गीतांजलि के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसका आप समझिए, गीतांजलि का जो मूल संस्करण है, इसका मूल बांग्ला संस्करण, बांग्ला संस्करण। ठीक है, ये कब प्रकाशित हुआ? 14 अगस्त 1910। 14 अगस्त 1910 को प्रकाशित हुआ। जो मूल बांग्ला भाषा में था वो संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 14 अगस्त 1910 को प्रकाशित हुआ। ठीक है, और इसका अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 1912 में, नवंबर 1912 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो गीतांजलि के लिए 1913 में मिला दोस्तों, ये चीज जरूर आपको पता होनी चाहिए। फिर इसका अंग्रेजी भाषा में भी 1912 में इसका प्रकाशन किया गया। क्लियर है? इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। दो देशों के राष्ट्रगान इनकी रचनाओं से लिए गए हैं,
पहला अमार सोनार बंगला की जो 10 लाइन है वो बांग्लादेश ने अपनाई है राष्ट्रगान के रूप में 1972 में, आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज, जन गण मन जो इन्होंने लिखा है ये तो हमारे देश भारत का ही राष्ट्रगान है, आपको पता है, ठीक है। 52 सेकंड लगते हैं इसको गाने में। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारी चीजें हो गई जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, ये हो गए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। आपको ठीक है, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है कौन सी? हिंद। कौन सी पुस्तक है? हिंद स्वराज। हिंद से गुजराती भाषा में लिखी। मूल रूप से गुजराती है। 1909 में था, समुद्री जहाज के डेक पर एक समुद्री जहाज के डेक पर लिखा, ठीक है। और किस समय? जब ये लंदन से दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन वापस जा रहे थे, जब वे लंदन से, ठीक है, जहाज से लौट रहे थे, लंदन से केप टाउन जो कि कहां है? दक्षिण अफ्रीका में। केप टाउन ये वापस लौट रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों? वापस लौट रहे थे। कब की बात है? 1909 में। मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? गुजराती में, ठीक है। ये आपको जानना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों। डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है। किस फॉर्म में लिखी गई है? डायलॉग फॉर्म में, मतलब वार्तालाप के रूप में लिखी गई है, ठीक है। लेखक जो है सवालों के उत्तर देता है, ठीक है। चलिए, इस पुस्तक पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। क्या किया था? प्रतिबंध लगा दिया था। ब्रिटिश सरकार ने इस पुस्तक पर क्या लगा दिया? बैन कर दिया इस पुस्तक को दोस्तों, ठीक है। उसको ये लगा कि इसमें विद्रोही स्वर हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? अब देखिए, महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज में, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है। ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है। क्या कहा है? बांझ और वेश्या, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ठीक है। तो आप सोचिए, बैन तो लगना ही है। आप समझिए कि बैन तो लगना ही है। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो कार्य प्रणाली थी उसी पे ये जो है इनका कमेंट था। कार्य प्रणाली, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्य प्रणाली थी उसी को टारगेट करके इन्होंने पर ये आरोप लगाया, वेश्या कहा था, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए,
इनकी एक पुस्तक और देखेंगे, कौन सी है? इनकी जो अगली पुस्तक है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। इसके भी कौन है? एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है। ठीक है। चलिए अब जानते हैं दोस्तों एक पुस्तक के बारे में जानेंगे। बहु विवाह। और जो दूसरी पुस्तक वो कौन सी है? बाल्य विवाहेर दोष। दोष मतलब इसका क्या होगा? बाल विवाह के दुष्परिणाम या उसके दोष। तो ये दोनों पुस्तक है, इन दोनों पुस्तकों के लेखक एक ही हैं। तो वो कौन थे? वो थे ईश्वरचंद विद्यासागर। कौन थे दोस्तों? ईश्वरचंद विद्यासागर। ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे और महिलाओं की उन्नति के लिए, उन विधवाओं के विवाह के लिए बहुत ही सराहनीय प्रयास किया इन्होंने। ये बात आप याद रखिएगा। जब आप देखेंगे समाज सेवा के बारे में इनके योगदान, तो वो ज्यादातर महिलाओं से संबंधित रहे, विधवाओं के पुनर्विवाह से संबंधित रहे हैं, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को खिलाफ जो है इनके प्रयास रहे हैं। तो कहने का मतलब इनकी जो पुस्तक है वो भी देखिए इसी से संबंधित है। बहुविवाह मतलब बहुविवाह के दोष इन्होंने बताए हैं इसमें, और बाल विवाह के दोष बताए हैं। तो ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये 19वीं शताब्दी के क्या थे दोस्तों? ये बहुत ही महान शिक्षा शास्त्री और समाज सुधारक थे। महान शिक्षा शास्त्री और समाज सुधारक थे। ठीक है। ये 19वीं शताब्दी के महान शिक्षा शास्त्री और समाज सुधारक थे। ठीक है, क्लियर। अब इन्होंने विधवा विवाह के लिए बहुत प्रयास किया। इनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही दोस्तों क्या हुआ? एक अधिनियम पारित हुआ, विधवा इनके प्रयासों से क्या हुआ कि एक अधिनियम पारित हुआ, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? ये 1856 में। ठीक है, इन्हीं के प्रयासों से ये पारित हुआ। ठीक है, इन्हीं के प्रयासों से ये पारित हुआ। ठीक है, चलिए, ये हो गए ईश्वरचंद विद्यासागर। तो दोस्तों
ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, क्रांतिकारी थे, समाज सुधारक थे, जिन्होंने जो है अपनी पुस्तकों के माध्यम से क्रांति लाने का प्रयास किया। ठीक है, हम इनकी पुस्तकों के पत्र पत्रिकाओं के बारे में भी जानेंगे और इनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, जो कि आपके हिस्ट्री से रिलेटेड आप देख ही रहे हैं कि इनका क्या योगदान था समाज सेवा में या फिर क्रांति में। तो दोस्तों, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।